यस, तो हम लोग बात कर रहे थे डाइजेशन को लेकर और अब हम पहुंचे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे देखेंगे कि सर कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस हैं और उनमें क्या क्या एंजाइम हैं एंड हाउ दे कोऑर्डिनेट फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये अपने एनाटॉमी वाले डायग्राम को जानें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 प्रकार के डाइजेस्टिव जूस हैं। एक हमारे पास बाइल है, दूसरा हमारे पास है पैंक्रियाटिक जूस, और तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, इस इंटेस्टाइनल जूस को हम चाहें तो सक्कस एंटेरिकस भी कह सकते हैं। तो इसीलिए आपको पहले एनाटॉमी पढ़ा दी जाती है कि जब हम कोई जिक्र करें तो आप कोऑर्डिनेट कर पाएँ कि वो कैसे फिजियोलॉजी में काम करेगा। एक एक करके हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाइल। इस बाइल के बारे में कुछ बातें मैंने आपको लिवर पढ़ाते वक्त बता दी थी कि बाइल का फॉर्मेशन लिवर के हिपैटिक सेल्स में होता है। फिर बाइल बनने के बाद हिपैटिक डक्ट के रास्ते, बहुत महीन डक्ट्स होती हैं, हिपैटिक डक्ट के रास्ते फिर सिस्टिक डक्ट से होता हुआ गॉल ब्लैडर में पहुंचता है, जहां पर हम बाइल को स्टोर करते हैं। फिर जब ज़रूरत होती है, ज़रूरत का मतलब जब आप खाना खाते हैं, एट दैट टाइम कुछ हार्मोनल एक्शन होते हैं, कुछ हार्मोन्स आते हैं जो उस गॉल ब्लैडर पे काम करते हैं। नाम होता है उसका CCK कोलेसिस्टोकाइनिन। तो वो गॉल ब्लैडर पे काम करते हैं और फिर वो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, जिससे वहाँ पर जो स्टोर्ड बाइल है वो सिस्टिक डक्ट से होता हुआ कॉमन बाइल डक्ट, फिर हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ एम्पुला वेटर से होता हुआ ड्यूडेनम में पहुँचता है। अब इसको पढ़ने के पहले आप जान लें कि सर बाइल में है क्या क्या। वैसे है तो बहुत कुछ, लेकिन आपके मतलब का क्या क्या है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, दैट इज अ बाइल पिगमेंट। दूसरा शब्द है बाइल सॉल्ट। तीसरा है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। चौथा इंपॉर्टेंट शब्द है लेसिथिन। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सर आप वही जानिए जो आपके लिए ज़रूरी है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और टेक्स्ट बुक में 1-2 लाइनें लिख दी जाती हैं, बस उसी को समझना है आपको। समझने में आप 2-4 लाइनें और पढ़ सकते हैं। तो सर बाइल पिगमेंट का हमने जिक्र आपको उसी टॉपिक में कर दिया था वहीं पर कि बाइल पिगमेंट के नाम पे आपके पास 2 लोग थे, दैट वाज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। जब मैंने आपको कफर सेल पढ़ाया होगा तभी ये बात आपको वहाँ बता दी थी। जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड एंड डेड RBC। इसीलिए बाइल पिगमेंट्स आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द लिवर। बाइल पिगमेंट का किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में कोई रोल नहीं है, तभी मैंने एक्सक्रीटरी शब्द का इस्तेमाल किया। ये टट्टी और पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाते हैं अलॉन्ग विद गिविंग देयर नॉर्मल कलर। तो ये हमारे यहाँ पर जब पेशाब के रास्ते निकलते हैं तो दे अपीयर इन फॉर्म ऑफ द यूरोबिलिनोजन, और जब स्टूल के रास्ते निकलते हैं तो दे अपीयर इन फॉर्म ऑफ द स्टेरिकोबिलिनोजन। तो सर इनका कोई डाइजेस्टिव रोल है नहीं, तो इसे आप छोड़ दें। बाइल सॉल्ट के नाम पे 2 लोग हैं। एक हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी तो सॉल्ट है, और दूसरा टिपिकली जब आपके टेक्स्ट बुक में हम बाइल सॉल्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम बाइल सॉल्ट ही कहेंगे। एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट भी बाइल सॉल्ट है, लेकिन जब हमारे क्वेश्चन में बाइल सॉल्ट शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो हम यहाँ पर आते हैं। लेकिन केमिस्ट्री वाले व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा भैया जो भी सॉल्ट बाइल में पाए जाए वो बाइल सॉल्ट कहलाएगा। तो इन दोनों का फंक्शन जाने। सर ये हमारे पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये न्यूट्रलाइज करता है, इट न्यूट्रलाइजेस किसको? एसिडिक काइम, क्योंकि आपका जो खाना है वो स्टमक से आ रहा है, तो जो काइम है वो एसिडिक है, तो उस एसिडिक काइम जैसे ही ड्यूडेनम में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, ज़रूरी होगा उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो ये तो काम इनका हो गया। दूसरा, जब हम बाइल सॉल्ट की बात करते हैं
तो सर बाइल सॉल्ट के नाम पे हमारे पास अब दो लोग हैं, एक कहलाता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट और दूसरा कहलाता है सोडियम टोरोकोलेट। सोडियम टोरोकोलेट यानी दो लोग हैं। हालांकि ये कोलेस्ट्रॉल ही बाइल सॉल्ट बनाता है, ये भी तय है। बाइल सॉल्ट के लिए आपको अलग से कुछ नहीं जानना है। कोलेस्ट्रॉल इज प्रिकर्सर ऑफ द बाइल सॉल्ट, इसलिए बाइल सॉल्ट का नेचर भी हम सर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड कह लें या फिर आप स्टेरॉइड कह लें। इनका काम जरूर जानें आप कि ये जो बाइल सॉल्ट कह रहे हैं ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट करते क्या हैं। इनका रोल हमारे यहाँ पर फैट के ऊपर है। तो जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल होते हैं उस फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देना। इट इज़ नॉट द डाइजेशन, ये डाइजेशन तो नहीं है क्योंकि खाली एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन है। इसका फ़ायदा ये होता है कि सर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया में जब इजाफा हो जाता है तो आगे चल के जब हमारे लाइपेजेस नाम के एंजाइम आएंगे जो लिपिड पर एक्शन करते हैं वो डाइजेशन इम्प्रूव कर देते हैं। सर इस प्रक्रिया को ही अंजाम दे रहा है बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट एग्जैक्टली डाइजेशन नहीं करता है लेकिन डाइजेशन के लिए बेहद अनुकूल वातावरण बना देता है ताकि वो डाइजेशन ऑफ फैट बेहतर हो जाए, बहुत बेहतर हो जाए। सर इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये फैट का इमल्सिफिकेशन कहलाता है जिसमें हम सर सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है इट इज़ द डिटर्जेंट एक्शन ऑफ द बाइल सॉल्ट। जैसे आप पढ़ते ना कि डिटर्जेंट्स आर बेटर देन द सोप, तो वहाँ भी आप यही पढ़ोगे डिटर्जेंट जो है सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इस वजह से कपड़े ज़्यादा बेहतर साफ़ हो जाते हैं सोप की तुलना में। खैर तो बात हमारी बाइल सॉल्ट की पूरी हो गई। ज़रा पीछे एक चीज़ और देखिएगा, हम आपको बता रहे थे कोलेस्ट्रॉल इनका प्रिकर्सर है और जो लेसिथिन है हैविंग द जर्मीसाइडल प्रॉपर्टी। तो बस हमारी बाइल का रोल तो पूरा हो गया। यानी बाइल का काम होता है फैट का इमल्सिफिकेशन करना, फैट के मॉलिक्यूल को बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील कर देना ताकि वहाँ पर जब लाइपेजेस आएँ तो वो डाइजेशन बेहतर कर पाएँ। अब सर दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग एंड दैट इज यस पैंक्रियाटिक जूस। इनको जाने। नेक्स्ट पैंक्रियाटिक जूस। सर पैंक्रियाटिक जूस लिए आपको याद करिए पेंक्रियाज पढ़ाते वक्त मैंने बात की थी कि पेंक्रियाज एक कंपाउंड ग्लैंड है। इवन मैंने तो और बातें भी की थी, हेट्रोक्राइन है, मिक्स है, वहाँ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन अलग अलग पार्ट थे, लेकिन हेयर वी विल डिस्कस ओनली द एक्सोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, वो मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन जब पढ़ाऊँगा तब बता दूँगा। तो पैंक्रियाटिक जूस जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। मैं आपको नाम लिख लिख के दिखा सकता हूँ। वन इज द ट्रिप्सिनोजन, सेकेंड इज द काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, थर्ड इज द प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये जो तीनों एंजाइम आपको दिखाई दे रहे हैं ये तीनों एंजाइम प्रोटीन के ऊपर एक्शन करते हैं। ये तीनों प्रोटीन के ऊपर एक्शन करते हैं, चाहे तो आप पेप्टाइडेजेस कहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एंजाइम है सर हमारे पास एंड दैट इज एमाइलेजेस। आप पैंक्रियाटिक एमाइलेज कह लीजिए क्योंकि इसके पहले आप सेलेब्री एमाइलेज कह चुके हैं तो आपको लगेगा कि सर हमने पहले से पढ़ रखा है। फिर इसके बाद जो दूसरा आपके पास एंजाइम आता है इस जगह दैट्स लाइपेजेस। भाई लिपिड होंगे। अभी अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि जो लाइपेजेस आएंगे फैट के ऊपर काम करने तो आप बेहतर कर लेंगे। और एक और है दैट इज इन न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस में डीएनएजेस और आरएनएजेस होते हैं जो डीएनए और आरएनए पर एक्शन करते हैं और उससे ब्रेक करते हैं। तो इसीलिए हम इनको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, सिर्फ इसलिए
क्योंकि जो आपके एंजाइम्स हैं वो देखिए प्रोटीन के ऊपर भी एक्शन कर रहे हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी एक्शन कर रहे हैं, फैट के ऊपर भी एक्शन कर रहे हैं, और सर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर भी एक्शन कर रहे हैं दिस। लेकिन सर इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे हमारे पास ट्रिप्सिनोजन है एंड यस इट चेंजेस इनटू द ट्रिप्सिन, इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होना होगा और इस काम को अंजाम देता है एक एंजाइम एंड दैट इज एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, और ये एंजाइम आता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। आप और अच्छा आंसर चूज करना हो तो ड्यूडेनम से। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आता है, किताब में तो यही लिखा है, लेकिन आप चाहें तो ड्यूडेनल म्यूकोसा कह सकते हैं। जैसे ही आपके पैंक्रियाटिक जूस वहाँ पर पहुँचते हैं ड्यूडेनम में, इंटेरोकाइनेज एंजाइम इंतज़ार कर रहा होता है, वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन सर इस एंजाइम की एक ख़ास बात है। ख़ास बात ये है कि एंजाइम जो इंटेरोकाइनेज है वो सभी ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट नहीं करता। मान लीजिए आपके पास 100 मॉलिक्यूल हैं ट्रिप्सिनोजन के, तो 100 को एक्टिवेट नहीं करता। वो किसको एक्टिवेट करता है? वो सिर्फ 10-5 को एक्टिवेट करता है, कहता है अब हमारा मन नहीं है, अब मैं नहीं काम करूँगा। लेकिन आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट करता है, तो आप ज़रूर बताइए इंटेरोकाइनेज। अब मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल ट्रिप्सिनोजन के हैं, इंटेरोकाइनेज आया, उसने कहा भाई मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, तो ट्रिप्सिनोजन बिल्कुल फैल के खड़े हो गए, हाँ भैया कर दो। लेकिन जब इंटेरोकाइनेज ने एक एक करके एक्टिवेट करना शुरू किया, उसने कहा हमारा सर दर्द कर रहा, अब हम नहीं करेंगे। तो ट्रिप्सिनोजन कहता है यार ये कौन सी बदतमीजी है, आपने यार 10 ही मॉलिक्यूल खाली एक्टिवेट किए हमारे, अभी तो 90 रह गए। तो कहता हमारा नहीं, मैंने क्या कर लोगे, नहीं करता है, सच्ची में नहीं करता। अब क्या करता है, हमारे पास जो ट्रिप्सिन है दैट एक्ट एज ए ऑटो कैटालिस्ट, ये खुद ऑटो कैटालिस्ट है और बचे हुए ट्रिप्सिनोजन को ये एक्टिवेट करता है। ये बात बहुत अहम तरीके से सीखिएगा, क्योंकि किताब की लाइनें बड़ी सीधी सीधी दिखती हैं, लेकिन जब सवाल ट्विस्ट होता है तो वो लाइनें उलझ जाती हैं। जनरल क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय, तो आप बिल्कुल कहें इंटेरोकाइनेज दैट इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा या ड्यूडेनल म्यूकोसा। लेकिन ये भी शब्द जानिएगा कि ये आपका जो ट्रिप्सिन है ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी है, डाइजेशन भी कराएगा, और कैटालिटिक एंजाइम भी है। ऑटो कैटालिस्ट है, बचे हुए ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। इतना ही नहीं सर वो आगे जो अन्य 2 लोग बचे हुए हैं ना, इनको भी एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन, इनको। तो सिर्फ वो ऑटो कैटालिस्ट नहीं है, वो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, काइमोट्रिप्सिन। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ये बहुत समझ के याद करेगा, अगर आप चीज़ों को अभी समझ नहीं पाएंगे तो एग्ज़ाम के समय गलत हो जाएगा। यही बात मैंने गैस्ट्रिक जूस में जब बतानी चाहिए तो वहाँ कहा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों के दोनों एंजाइम HCl से एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंटेरोकाइनेज एक ही ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा और सारे को भी नहीं, बचे हुए को ट्रिप्सिन एक्टिवेट करेगा। फिर आपके पास काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिवेट करने के लिए ट्रिप्सिन आएगा। ये तीनों तो हैं। अब ज़रा इनके हम फंक्शन जाने के काम कैसे करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आपसे काइमोट्रिप्सिनोजन की। जो काइमोट्रिप्सिनोजन है इज एक्ट ऑन द कैसीन, जो मिल्क प्रोटीन का भी जिक्र कर रहे थे, यस वही काम ये भी करते हैं, दैट इज पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर पैरा कैसीन कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है एंड फॉर्म द कैल्शियम पैरा कैसीनेट, कैल्शियम पैरा कैसीनेट इसमें कन्वर्ट करता है। तो ये जो काम किया एंड दैट इज एक्शन इज डन बाय द काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। तो आपको लगेगा बात वही तो पढ़ा रहे हो, बस खाली वहां रेनिन लिख दिया था। बिल्कुल,
एक बात का डिफरेंस है, डिफरेंस इस बात का है कि रेनिन जो ये काम करता था वो एसिडिक मीडिया में करता था, जबकि काइमोट्रिप्सिन जो काम कर रहा है वो अल्कलाइन मीडियम में कर रहा है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ स्टमक ही एक ऐसा जगह है जहां एसिडिक मीडिया होता है, अदरवाइज हर जगह अल्कलाइन मीडिया ही है। तो ये अल्कलाइन मीडियम में काम करता है और उसके बाद इस कैल्शियम पैराकैसिनेट के ऊपर सर ट्रिप्सिन काम करेगा, यस, और कन्वर्ट इनटू द पेप्टाइड्स, वही पेप्टोन एंड प्रोटियोसिस। ट्रिप्सिन इसको काम करेगा। तो आप कहोगे सर दो प्रकार के एंजाइम हैं, काम एक ही है। बिल्कुल, क्योंकि जो रेनिन नाम का एंजाइम है वो एडल्ट्स में नहीं पाया जाता, हमारे में नहीं है, आप पढ़ रहे हैं आप में भी नहीं है, सिर्फ इन्फेंट्स में पाया जाता है। इसलिए आप में जो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन होगा वो इसी के द्वारा होगा। तो अगर सवाल आता है इन इन्फेंट करके तब आप रेनिन करें, और अगर सवाल आता है इन एडल्ट करके तब आप यहाँ पर काइमोट्रिप्सिन करेंगे। वैसे आपके पास जो ट्रिप्सिन ने इस काम को अंजाम दिया, लेकिन अगर हम आगे देखें जितना भी आपके पास पेप्टाइड है, जितना भी पेप्टाइड है उन सब को कन्वर्ट किया जाएगा डाइपेप्टाइड्स में। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा सर? विद द हेल्प ऑफ टू एंजाइम, वन इज द ट्रिप्सिन एंड अदर इज द कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये दोनों लोग मिल करके उस पेप्टाइड को डाइपेप्टाइड्स तक कन्वर्ट कर देंगे। इसके आगे प्रोटीन के ऊपर एक्शन करने के लिए इंटेस्टाइनल एंजाइम आएंगे। तो ये हम देख पाए कि हमारे यहाँ प्रोटीन काम डाइजेशन पैंक्रियाटिक एंजाइम के द्वारा, उनके जूस के द्वारा कैसे किया जाता है। अब सर एक और बात समझनी चाहिए, ट्रिप्सिन का हम यहाँ पे जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रिप्सिन एंजाइम है दिस इट इज नोन एज एन एंशिएंट एंजाइम, यूनिवर्सल एंजाइम, जो कहना चाहें कह सकते हैं, क्योंकि सर सिंगल सेल यूकैरियोट जब से बना सर सब में है, ऑल द एनिमल्स, प्रोटोजोआ से लेकर मैमल्स तक जितने भी जानवर हैं सब में ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन एक बहुत मजबूत प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तकरीबन सब चीज को ये पचा देता है। इवन खून जो पीने वाले जानवर हैं, आपने सैंग्यूवोर का नाम सुना होगा, तो जो खून पीते हैं तो उनमें भी ये ट्रिप्सिन ही है जो उस खून की प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और इसका अंदाज़ा हमारे बलवान भीम को था, तभी उन्होंने कहा था कि मैं दुशासन का जब खून पी लूँगा तो क्यों पी लूँगा, वो तो सैंग्यूवोर नहीं थे, खून पीना आदमी की आदत नहीं थी, फिर भी उन्होंने खून पिया और पचाया बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस इन द ट्रिप्सिन। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया सर, ऐसे भीम बहुत सारे हैं, बहुत सैंग्यूवोर हैं इस धरती पर जो खून चूस रहे हैं, और चूस रहे हैं तो सर इसी के भरोसे पचा रहे हैं। खैर अब ज़रा दूसरा देखें, तो चलिए हमने प्रोटीन को पहुंचा दिया, अब ज़रा एमाइलेजेस को देखिएगा। आप याद करिए आपके पास एमाइलेजेस के नाम पे स्टार्च था। हाँ, ये बात अलग है कि आपने सलेवरी एमाइलेज के ऊपर का एक्शन किया था स्टार्च के ऊपर। जब सलेवरी एमाइलेज ने इस पर काम किया था तो आपने कहा था कि सर हम इनको सर डाइसैकराइड्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ आपने लिमिटेशंस रखी थी। कहा था कि सर ये जो डाइसैकराइड पे कन्वर्ट होते हैं सारे नहीं होते हैं। तो अब हम यहाँ चाहते हैं सर जितनी भी स्टार्च बची हुई हो, कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता सर 70% बची है, 77% बची है या 100% बची है, सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सलेवरी एमाइलेज काम करे या ना करे, लेकिन सर पैंक्रियाटिक एमाइलेज सलेवरी एमाइलेज के तुलना में सर 20 गुना ज़्यादा ताकतवर है, 20 टाइम्स, और कहता है कि काम कर या ना कर, बस भेज दे मेरे पास, वो सभी के सभी स्टार्च को डाइसैकराइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बात बड़ा डिफरेंशिएट करने की है, दोनों का सबस्ट्रेट एक है, प्रोडक्ट भी एक है, लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन है वो अलग है। सलेवरी एमाइलेज सिर्फ बॉइल्ड स्टार्च पे काम करता है, और मैक्सिमम औकात पे अगर काम करेगा 6.8 pH मिल जाएगा तो भी सिर्फ 30% स्टार्च को डाइसैकराइड में कन्वर्ट करेगा।
लेकिन सर ये ऐसा नहीं करता। ये संपूर्ण स्टार्च को, जितनी भी हो, इवन 100% स्टार्च होगी, उसको भी ये डाइसैकराइड में कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर आपके पैंक्रियाटिक जूस काम कर चुके हैं तो प्रोटीन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ डाइपेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ डाइसैकराइड। अब तीसरा एक जगह आ जाती है फैट। अब फैट ही क्यों, हम तो सर बोलेंगे इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट से इमल्सिफाइड फैट के ऊपर काम करेंगे हमारे पास लाइपेजेस, वो भी पैंक्रियाटिक लाइपेजेस, पैंक्रियाटिक लाइपेजेस, और इसको कन्वर्ट करेंगे वो, एंड दैट चेंजेस इनटू दैट इज डाइग्लिसराइड्स। फिर चेंज होता है मोनोग्लिसराइड्स में, फिर चेंज होगा दैट इज फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। ये सारा काम जो है लाइपेजेस ही करेंगे। तो हम आपसे बात कर रहे थे फैट को लेकर कि हमारे पास जो फैट वाला हिस्सा है इट चेंजेस इनटू द, यस, फैट वाला हिस्सा हमारा चेंज होगा दैट इज डाइग्लिसराइड्स में, डाइग्लिसराइड कन्वर्ट होगा मोनोग्लिसराइड्स में, मोनोग्लिसराइड कन्वर्ट होगा, यस, दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। लेकिन इस काम को जो काम करेंगे इस जगह पर, यस, इस जगह काम करेगा पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। इवन यहाँ फैट की जगह हमें लिखना चाहिए इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना, पहली बार आप फैट का डाइजेशन कर रहे हो इमल्सिफिकेशन के बाद, इमल्सिफिकेशन आपने बाइल सॉल्ट से करा लिया था, तो जो इमल्सिफाइड फैट थी वो आपकी छोटे छोटे पार्टिकल में है। पैंक्रियाटिक लाइपेज ने उसके कुछ को डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट किया, कुछ डाइग्लिसराइड कुछ मोनो में कन्वर्ट हुए और कुछ फैटी एसिड। यानी यूँ समझिए अगर आपके पास ये 100 मॉलिक्यूल थे तो समझिए 30 मॉलिक्यूल ये बने, सर 30 ये बने, 40 ये बने, रफली मैं बता रहा हूँ। मीन्स ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सर सारा का सारा फैट जो है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं हुआ। सर को लगभग 30-40% तो हम वहाँ तक ले गए, लेकिन लगभग 60-70% रिमेन्स इन फॉर्म ऑफ मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स। अब तीसरा एक अंतिम चीज़ रह जाती है, एंड यस, न्यूक्लिक एसिड। तो जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं, चाहे वो DNA हो, न्यूक्लिक एसिड्स, चाहे वो RNA हो, उनके ऊपर न्यूक्लियसेस काम करेंगे and convert into the nucleotides, nucleotides, इसके ऊपर एक्शन करेंगे न्यूक्लियसेस। फिर इन न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर काम करेंगे दिस न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस, और कन्वर्ट हो जाएंगे, यस, दैट इज ए न्यूक्लियोसाइड्स। तो अब बात हमारे पैंक्रियाटिक जूस की पूरी हुई कि हमारा पैंक्रियाटिक जूस अगर काम कर ले, पूरी तरह से काम कर ले, तो सर प्रोटीन शुड बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द डाइपेप्टाइड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च शुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डाइसैकराइड्स, द फैट शुड बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड द फैटी एसिड ग्लिसरॉल, एंड न्यूक्लिक एसिड शुड बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स। तो 2 डाइजेस्टिव जूस अब हम पढ़ चुके हैं। एक डाइजेस्टिव जूस रह जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो जब अपना एक्शन करेगा तो सर फूड को संपूर्ण रूप से डाइजेस्ट कर देगा। तो हम आगे देखते हैं इंटेस्टाइनल जूस काम कैसे करता है।